देखिए, जब निबंध की बात होती है, मैं ऐसे की बात कर रहा हूँ, तो कई एग्जाम में आपसे निबंध लिखने के लिए कहा जाता है। अगर हम लोग यूपीएससी की बात करें, सिविल सर्विस एग्जाम की बात करें, तो मुख्य परीक्षा में एक पेपर आपका निबंध का भी होता है। और निबंध का पेपर मेरिट बेस्ड पेपर है। कहने का मतलब है कि जिन नंबरों के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है ना, उसमें निबंध के नंबर जोड़े जाते हैं और उसके बाद आप देखते हैं आपको आईएएस आईपीएस पद मिलता है। और मैं कह रहा हूं आप लोगों से बार बार कि निबंध के पेपर को थोड़ा गंभीरता से लीजिए। और क्योंकि इसमें कम मेहनत में बहुत अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी में एक एक नंबर का कितना महत्व होता है। एक नंबर आपकी रैंकिंग को कहाँ पहुंचा देता है, कहाँ नीचे भी ला सकता है, समझ रहे हैं। और जो लोग मेहनत करते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, गंभीरता से लेते हैं, लिखने की कला सीखते हैं, उनके 160, 165, 150 नंबर तक आ जाते हैं। और जो लोग सोचते हैं अरे निबंध हम बचपन से लिखते आ रहे हैं, उनके 30-40 नंबर आते हैं। आपके सामने एक कॉपी दिखाई दे रही है, ये है रतनदीप गुप्ता की। इनकी रैंक है 767वीं, 2017 के सिलेक्टेड है। तो आप लोग कहते थे ना भैया मैं निबंध लिखने कैसे शुरू करूं, मुझे लिखने की समझ में ही नहीं आ रहा, कहां से शुरुआत करें। तो मैं कहता हूं कि इनकी कॉपी को देखकर आप लोग एक शुरुआत कर सकते हैं। चलिए ऐसा ही कर लीजिए कि इन्होंने जिस टॉपिक पर निबंध लिखा है वहां आप घर में बैठ के लिखिए, उस पर कोशिश करिए। उसके बाद कॉपी चेक कराइए आपका, अगर कुछ कमियां रहेंगी तो उस पर हम लोग जरूर बात करेंगे। 250 नंबर का ही रहता है निबंध का पेपर, 3 घंटे का समय मिलता है। और आप देखिए हिंदी माध्यम है, हिंदी तो हिंदी में आप लोगों को लिखना है। अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया हुआ है तो ये अनुदेश जरूर पढ़ लिया करिएगा। प्रश्न पत्र में प्राधिकृत माध्यम में निबंध लिखना आवश्यक है और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका की मुख्य पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर करना आवश्यक है। प्राधिकृत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में लिखे गए उत्तरों को अंक नहीं दिए जाएंगे। यानी कि देख रहे हैं, यहाँ जो परीक्षा का माध्यम है ना, यहाँ हिंदी लिख दीजिए आप। और आप देखते हैं कि प्रश्नों के उत्तर निर्दिष्ट शब्द संख्या के अनुसार होना चाहिए। अब 2 निबंध लिखना है और प्रत्येक निबंध 1000 से 1200 शब्दों में लिखना है, तो इसके आसपास होना चाहिए। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा गया कोई पृष्ठ अथवा पेस्ट के भाग को पूर्णता काट दें। कोई पेज खाली रह जाता है तो इस तरह से काट दिया करिएगा, ठीक है। अब आप देखते हैं कि आपके सामने खंड ए और खंड बी में से प्रत्येक में से एक एक चुनकर 2 निबंध लिखिए, जो प्रत्येक लगभग 1000 से 1200 शब्दों में होंगे। 125 नंबर के 2 निबंध होंगे। और देखिए खंड ए है, इसमें आपके सामने 4 टॉपिक हैं। इन चारों को पहले ध्यानपूर्वक पढ़िए और जिस पर आप 1000 से 1200 शब्द लिख सकते हैं उसे चुनाव करिए। और निबंध का ध्यान रखिए, जिस टॉपिक को आप सब्जेक्ट को चुन रहे हैं उसी के आसपास आपको लिखना है, भटकना नहीं है। हमेशा पैराग्राफ में निबंध लिखना है, समझ रहे हैं आप लोग, पॉइंटों में नहीं लिखना है। पहला टॉपिक कह रहा है कि आंतरिक तथा बाह्य सुरक्षा देश की पहली आवश्यकता है। आप तब तक कोई योजना नहीं बना सकते हैं जब तक की सुरक्षा नहीं। दूसरा कह रहा है राजनीति तथा धर्म सदैव एक साथ चल सकते हैं। और तीसरा कह रहा है भारत में तकनीकी संस्थान कुशल बेरोजगार को उत्पन्न करने का कारखाना है। और 4 कह रहा है सामाजिक सुरक्षा कुछ नहीं परंतु एक प्रसंविदा है। अब आप देख लीजिए इन्होंने तीसरा टॉपिक चुना है। क्या चुना है? भारत में तकनीकी संस्थान कुशल बेरोजगार को उत्पन्न करने का कारखाना है। डॉक्टर कलाम का मानना था कि शिक्षा एवं रोजगार के अवसरों का एकीकरण भारतीय पुनर्जागरण का तृतीय चरण होना चाहिए। 21वीं सदी के भारत में एक विशाल युवा वर्ग अपनी क्षमताओं से देश की समृद्धि में योगदान करने को आतुर दिखता है। एक और आपको बात बता दूं, आप किसी का उदाहरण दे सकते हैं, कोई लाइन उस टॉपिक पर किसी ने कही हुई है तो वहां भी उसका उल्लेख भी कर सकते हैं आप लोग। यह आतुरता देश की उस 2/3 जनसंख्या वाले जो कि 30 वर्ष से कम उम्र के युवा हैं और के रूप में देखी जा सकती है। ये युवा भारत के आने वाले सुनहरे काल के कल के विकास पुंज है। हमारी आबादी युवा है ना। भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विकास की जिम्मेदारी इन युवाओं पर है, के कंधे पर है। स्पष्ट है कि इस युवाओं को इन थोड़ा सभ्यता रखा करिए। इन युवाओं को भी शैक्षिक रूप में से समृद्ध, तकनीकी रूप से दक्ष और राजनीतिक रूप से परिपक्व होना चाहिए। इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है इन युवाओं को समुचित रोजगार उपलब्ध हो। और रोजगार के प्रदान करने की दृष्टि से भारत में प्राथमिक क्षेत्र मुख्यतः कृषि का बोलबाला रहा। देश की 50% से अधिक जनसंख्या का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है। स्पष्ट रूप से यहाँ व्यापक छिपी हुई बेरोजगारी विद्यमान रही है। और आप जानते हैं जहां काम एक आदमी कर सकता है वहां परिवार के पूरे मेंबर लगे हुए हैं। एक दूसरी बात और बता दूं आप लोगों को, प्रैक्टिस करते रहिए निबंध, लेकिन क्योंकि इतना आसान नहीं होता है। अब जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, गंभीरता से नहीं लेंगे, नहीं लिख पाएंगे। मानिए इस बात को। अब आपको टॉपिक पढ़ना है, आपको डिसाइड करना है और आप सोच रहे हैं आपको शब्द सोचना है, आपको फ्रेमवर्क बनाना है और आपको लिखना है। ये तभी कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। और हर सप्ताह मैं कहता हूं कि कम से कम 1, 2, 3 निबंध तो लिख सकते हैं ना, कि नहीं लिख सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं। भारत में मैन्युफैक्चरिंग एवं सेवा क्षेत्र द्वारा जीडीपी का बहुलांश 2/3 से अधिक योगदान
किया जाता है, परंतु इन क्षेत्रों द्वारा समानुपातिक रूप से रोजगारों का सृजन नहीं होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए उपरोक्त क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार के अधिक एवं नए अवसर उपलब्ध कराने की चुनौती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए देश में लाखों छोटे बड़े तकनीकी संस्थान काम कर रहे हैं। इन संस्थानों द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों के माध्यम से एक और तकनीकी शिक्षा प्रदान की जाती है, तो वहीं उनका कौशल विकास भी किया जाता है। भूमिका को थोड़ा छोटा लिखने का प्रयत्न करें, देख रहे हैं इन्हें सुझाव दिया जा रहा है, परंतु विडंबना यह है कि इन संस्थानों द्वारा शिक्षा प्राप्त करके युवाओं के समक्ष रोजगार प्राप्त करने की विषम चुनौती वर्तमान आर्थिक परिदृश्यों में दिखाई देती है। हालात यह है कि तकनीकी शिक्षा के इन संस्थानों को कुशल बेरोजगार उत्पन्न करने के कारखानों की संज्ञा तक दी जाती है। हमें आज उन कारणों पर गंभीर विचार करना होगा कि आखिर यह परिस्थिति क्यों उत्पन्न हुई है, और यदि व्यापक तौर पर विभाजित करें तो हम संस्थागत कारण एवं आर्थिक तथा नीतिगत कारणों के रूप में उपयुक्त परिस्थिति की समीक्षा कर सकते हैं। और यदि भारत कि लाखों छोटे बड़े तकनीकी संस्थानों पर दृष्टि डालें तो कुछ सामान्य दोष उभरते हैं। तकनीकी अवसंरचना की कमी, यथा लैब्स, इक्विपमेंट इत्यादि का अभाव, पुराने पाठ्यक्रम जिसमें आप देखिए समय के साथ परिवर्तन नहीं किया गया, अस्थायी एवं संविदा शिक्षकों द्वारा अध्यापन, शिक्षा की गुणवत्ता के उचित मूल्यांकन तंत्र का अभाव तथा इंडस्ट्री उन्मुख कोर्सेज का संचालन न किया जाना प्रमुख है। यहां आप देखिए कुछ इन्हें सुझाव दिए जा रहे हैं। अन्य कारण भी लिखें, कौशलता की कमी, शिक्षा, व्यवसायीकरण, भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप इत्यादि, इनका भी उल्लेख करिए। समझ रहे, मैं कह रहा हूं 360 डिग्री पर घुमा के निबंध लिखना है। आप समझ रहे हैं कि छोड़ना किसी पक्ष को नहीं है। इसके साथ शिक्षा में व्यवसायीकरण पर जोर, खराब शिक्षक छात्र अनुपात तथा छात्रों की रुचि के विपरीत माता पिता और समाज के दबाव में तकनीकी छात्रों की ओर रुख करना भी अन्य कारण है। मैं आप लोगों से कह रहा हूं ना कि हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है, इससे अगर आप लोग जमीनी स्तर पर जुड़े हुए ना, एक शब्द में बोलता है, कई बार नहीं बोल देता हूं मैं कि आंख और कान खुले रखा करिएगा, आंख और कान। तो आप लोग कहते हैं किस लिए रखना है भैया ये? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि भैया कम से कम आप देखेंगे, आपको मालूम तो चलेगा कि समाज में क्या, कहां कमियां हैं, शिक्षा व्यवस्था में क्या कमियां, उसकी किस तरह से सुधार लिख सकते हैं। अब मैं कहता हूं कि आप लोग खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को बेहतर मालूम होगा किसानों की क्या समस्याएं हैं, कैसे उनका समाधान हो सकता है, सरकार क्या पहल कर रही है। यही तो आपको लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है। आप समझ रहे हैं, यहां नहीं है शब्दों की वो नहीं है कि भाई इसमें ऐसे लिखना होगा, आप अपने शब्दों में। यदि आर्थिक एवं नीतिगत कारकों पर मंथन करें तो छात्रों में इंडस्ट्री की मांग के अनुरूप राइट स्किल सेट का ना होना एक प्रमुख कारण है। विभिन्न सर्वेक्षणों में यह तथ्य सामने आ चुका है कि अधिकांश भारतीय स्नातक नौकरी करने के लिए आवश्यक स्किल्स नहीं रखते हैं। ये अच्छी बात कही जा रही है, और देख रहे हैं आप लोग, इसीलिए आप देख रहे हैं कि पीएचडी करने वाला ग्रेड 4 की नौकरी के लिए फॉर्म भर रहा है। इसके साथ ही देश की आर्थिक परिस्थितियां भी इसके लिए उत्तरदायी हैं। उदाहरण स्वरूप प्रत्येक वर्ष देश में 1.5 करोड़ नए लोगों को रोजगार चाहिए, परंतु वर्ष 2014-15 में केवल 1.5 लाख नए रोजगार सृजित हो सके। इसके साथ ही तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्वरोजगार उद्यम को बढ़ावा न देकर जॉब चाहने वाला बनने की सामाजिक सांस्कृतिक प्रवृत्ति इसके लिए उत्तरदायी है। और डॉक्टर कलाम का विचार था कि हमारे युवाओं को जॉब सीकर्स नहीं, जॉब गिवर्स होना चाहिए। इसलिए तो मोदी जी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, रोजगार लेने वाला नहीं देने वाला बनिए। अच्छा लिखा है इन्होंने। वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां भी वर्तमान में संरक्षणवाद को बढ़ावा देती दिख रही हैं। उदाहरण स्वरूप ब्रिटेन का कठोर आव्रजन नियम अब भारत के आईटी पेशेवरों, जो कि इनके सबसे बड़े लाभकर्ता समुदाय थे, के लिए भारत से बाहर रोजगार के अवसर को कम करेगा। हाल के समय में सरकार द्वारा किए गए विमुद्रीकरण, जीएसटी को लागू करने से भी कुछ समय के लिए जॉब क्रिएशन की दर मंद होने का अंदेशा। उस समय आप देखिए 2017 में लागू हुआ था ना जीएसटी। और संभवतः आप देखते हैं कि समग्रता तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं को रोजगार की उपलब्धता अति आवश्यक है। अन्यथा यह चुनौती अनेक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समस्याओं को जन्म दे सकती है। युवाओं में बढ़ता तनाव, अनिद्रा एवं आत्महत्या जैसी प्रवृत्तियां एक स्वस्थ समाज के लिए शुभ संकेत है। अब कोई कहीं बैठा हुआ है, खाली बैठा हुआ है, तो उसके मन में हजार विचार आएंगे, वरना आप देखिए अगर आप व्यस्त हैं तो कहां कुछ चलता है मन में। यदि हमें अपने जनसांख्यिकीय लाभांश को समुचित रोजगार प्रदान कर उत्पादकता कार्यों में नहीं लगा सकें तो यह ऊर्जा अलगाववाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद जैसे नकारात्मक कार्यों को बढ़ावा देगी। और आप देखते हैं कि इसमें बेरोजगारी की स्थिति, तकनीकी का उपयोग अनैतिक कार्यों यथा हैकिंग, डाटा विरीच जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है। आर्थिक विफलता को बढ़ावा देने के साथ ही समग्र रूप से भारत के आर्थिक विकास की गति मंद पड़ सकती है। और अतः इन चुनौतियों से समग्र रूप से निपटने के लिए सरकार, गैर सरकारी संगठन, तकनीकी संस्थान, इंडस्ट्री तथा शिक्षकों एवं छात्रों सभी के गंभीर एवं सम्मिलित प्रयासों की आवश्यकता है। सरकार ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम के माध्यम से
स्टार्टअप संस्कृति के विकास को बढ़ावा दे रही है। इससे अधिक से अधिक तकनीकी दक्ष युवा नए रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। अन्य सुझाव भी दें, विभिन्न सेक्टरों की एकीकरण एवं आसपास में समन्वय, रेगुलेटिंग बोर्ड इत्यादि का भी उल्लेख करें। ये सुझाव दिया जा रहा है, देख रहे हैं। और उच्च तकनीकी संस्थाओं के लेक्चर्स को यथा आईआईटी के कक्षा लेक्चर्स को देश भर के विभिन्न संस्थानों में प्रसारित करने का प्रयास किया जा रहा है। और आप देखिए हाई एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी, ये आप देखते हैं कि माध्यम से उच्च तकनीकी एवं प्रबंधन संस्थानों के वित्त पोषण की व्यवस्था की गई। और फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत छात्रों को वैश्विक अनुभव से युक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। कृषि आधुनिकीकरण पर व्यवसायिक को बढ़ावा, छात्रों में एक तरह से आप देखते हैं निजी संस्थाओं स्वायत्ता पारदर्शी अनुच्छेद ए पर इस सब का भी उल्लेख करिए। इम्पेटिव इंडिया सेतु एवं प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन इस तकनीकी शिक्षा रोजगार को एकीकृत कर उत्कृष्ट बनाने के अन्य आयाम है। ये भारत सरकार की पहले हैं। इसके अतिरिक्त उद्योगों को यह प्रयास करना चाहिए कि वे अपने CSR का उपयोग युवाओं की कौशलता एवं दक्षता को बढ़ाने के लिए करें। आर्थिक सर्वेक्षण 2016 में लेदर एवं कपड़ा उद्योग को व्यापक रोजगार प्रदाता के रूप में स्थापित करते हुए इसके तकनीकी उन्नयन की बात की गई। इस दिशा में अधिक प्रयास की आवश्यकता है। भारत में तकनीकी एवं विज्ञान के कुछ अति उत्कृष्ट संस्थान मौजूद हैं। IIT, IIS इनके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। इसरो DRDO ने साल दर साल सिद्ध किया है। नासा के 37% इंजीनियर वैज्ञानिक भारतीय मूल के हैं, देख रहे हैं। यदि सुंदर पिचाई सत्या नरेला विश्व की शीर्ष तकनीकी कंपनियों के मुखिया बन सकते हैं तो हमारे अन्य संस्थान एवं छात्र भी उत्कृष्टता के पैमाने पर स्वयं को सिद्ध कर सकते हैं। ये उदाहरण दे सकते हैं आप लोग इस तरह से। और हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना और स्वामी विवेकानंद की इन पंक्तियों को अपना धैर्य वाक्य बनाना होगा, देख रहे हैं। इन्होंने भी कर दिया, समस्त शक्ति तुम्हारे अंदर, तुम सब कुछ कर सकते हो, उठो जागो और तब तक चैन ना लो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। फिर अगर आप ज्यादा छोटे छोटे ना लिखें, शुद्धता, ये आप देखिए ये सुशब्दता के अनुसार पैराग्राफ को मैं बढ़ावा दें, गुड, आप देखिए अच्छा इन्होंने लिखा। 48 नंबर दिए गए। 125 में से इन्हें कितने नंबर मिले? 48 नंबर मिले पहले पेपर में। अब आप देखिए इन्होंने दूसरा खंड बी है, सेक्शन बी की बात हो रही है। इसमें भी आपके सामने 4 टॉपिक दिए गए। पहला कह रहा है कर्तव्य के बिना अधिकार ठीक उसी समान है जैसे उत्तरदायित्व के बिना सत्ता। दूसरा कह रहा है कि सत्याग्रह पर आधारित युद्ध सदैव 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अन्याय के विरुद्ध युद्ध, दूसरा है हमारी स्वयं की दुर्बलता से। 3 कह रहा है रोजगार सृजन सबसे बड़ी चुनौती है। 4 कह रहा है कि स्वच्छ आत्मा, मस्तिष्क एवं शरीर भारत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक बुराइयों से लड़ने के नए हथियार हैं। तो इन्होंने चौथा टॉपिक चुना है इसमें, स्वच्छ आत्मा, मस्तिष्क एवं शरीर भारत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक बुराइयों से लड़ने के नए हथियार हैं। और मैं आप लोगों से कहता हूं ना कि देखिए निबंध की जान होती है एक तरह से भाषा, तो भाषा पर पकड़ रखिए। स्वच्छ शरीर, स्वस्थ शरीर को ही हमारे धर्म शास्त्रों में धर्म का सार माना गया है। शरीर ही धर्म की समस्त क्रियाविधियों का आधार होता है। धर्म सत्य, परोपकार एवं मानव कल्याण की राह दिखाता है और इन सभी कर्तव्यों की पूर्ति का माध्यम शरीर को मानता है। इसलिए कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और एक व्यक्ति का शरीर और मस्तिष्क तभी स्वच्छ हो सकता है जब उसकी आत्मा स्वच्छ हो। आत्मा की स्वच्छता का तात्पर्य किसी व्यक्ति के अपने कर्तव्यों के पालन, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, पारदर्शी जैसी नैतिक आयामों से युक्त होने से है। और किसी देश के नागरिकों की शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक स्वच्छता उस देश के सामाजिक विकास, आर्थिक सशक्तता एवं राजनीतिक शुद्धता का मार्ग प्रशस्त करती है। यदि भारत के संदर्भ में देखें तो यह एकदम सटीक बैठता है। आज का भारत अनेक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समस्याओं से घिरा हुआ दिखता है। भारत के वर्तमान समाज में महिलाओं को विभिन्न भेदभाव, छेड़छाड़, यौन हिंसा जैसी आप देखते हैं कि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारत के वेडों की समस्याएं भी निरंतर बढ़ती जा रही हैं। एकल परिवार की बढ़ती प्रवृत्ति, ज्वाइंट फैमिली का विखंडन, आर्थिक सुरक्षा का अभाव जैसी समस्याएं विद्यमान है। एक ही पैराग्राफ में लिखा जा सकता था क्रमबद्धता के साथ। ये सुझाव दिया है। इसी प्रकार समाज में दहेज प्रथा, भ्रष्टाचार, दिव्यांगों के साथ होने वाले भेदभाव, और आप देखेंगे कि भेदभाव, मद्यपान, LGBTQ समुदाय के साथ भेदभाव, बच्चों के साथ विभिन्न अपराध के इत्यादि के बढ़ते जा रहे हैं। ये सामाजिक समस्याएं आर्थिक समस्याओं के कारक एवं परिणाम दोनों ही होते हैं। भारत में बढ़ती आर्थिक विषमता, ऑक्सफैम की रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश में 58% संसाधनों पर 1% लोगों को का कब्जा है। और विद्यमान गरीबी देश की 22% जनसंख्या BPL है और बेरोजगारी इन समस्याओं में प्रमुख है। देखिए जब आप लोग लिख रहे हैं ना, उस समय रिपोर्ट आती है किसी संस्था की, तो उसका उल्लेख जरूर आप लोग किया करिएगा, ठीक है।
और देश के विभिन्न क्षेत्रों यथा उत्तर पूर्व एवं जम्मू कश्मीर में अलगाव, आतंकवाद, तो वही मध्य भारत में नक्सलवाद जैसी गंभीर राजनीतिक चुनौतियां भी विद्यमान है। समय समय पर देश के संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद एवं दंगों जैसी विभीषिका से भी गुजरना पड़ा है। और इन सभी सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक बुराइयों पर विजय प्राप्त करने का ये आप देखते हैं कि प्रयास हम आज तक विभिन्न माध्यमों से करते रहे हैं, परंतु स्वच्छ आत्मा, मस्तिष्क एवं शरीर इनसे लड़ने के नए हथियार साबित हो सकते हैं। और आप देखेंगे कि स्वच्छ आत्मा से युक्त नागरिक अपने कर्तव्यों का समुचित पालन करेगा। गांधी जी ने कहा था कि यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें तो हमें अपने अधिकार स्वतः ही उपलब्ध हो जाएंगे। ऐसे में नागरिकों के कर्तव्यों एवं अधिकारों की स्वतः पूर्ति होगी। और किस प्रकार स्वच्छ आत्मा, मस्तिष्क एवं शरीर एक दूसरे के पूरक हैं। और ये भी लिखिए, स्वच्छ आत्मा व्यक्ति को नैतिक मानदंडों के पालन की प्रेरणा देता है। ऐसे में व्यक्ति द्वारा भ्रष्टाचार जैसे कुकृत्यों से बचा जा सकता है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग भी कानूनों के आप देखते हैं कि साथ साथ नैतिक मानदंडों पर अधिक बल देता है। स्वच्छ आत्मा से युक्त व्यक्ति चोरी, व्यभिचार इत्यादि से भी दूर रखेगा। इससे महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराधों में भी कमी आएगी। स्वच्छ आत्मा स्वच्छ मस्तिष्क का पोषक होती है। एक तार्किक मस्तिष्क संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद जैसी समस्याओं से उचित प्रकार से निपट सकेगा। जड़वाद एवं अतार्किक रूढ़ियों को उखाड़ के फेंक सकने की क्षमता एक स्वच्छ मस्तिष्क में ही होती है। स्वच्छ मस्तिष्क ही महिलाओं, वृद्धों एवं दिव्यांगों को सम्मान देगा और उनके खिलाफ हो रहे भेदभाव का आप देखते हैं कि पुरजोर विरोध भी करेगा। स्वस्थ मस्तिष्क सही आर्थिक गतिविधियों को पोषित करेगा। सही जनप्रतिनिधि का चुनाव एवं अपने आत्मबल पर भरोसा कर देश को विकास के मार्ग पर अग्रसरित करेगा। और इस तीनों प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक एवं अभिव्यक्ति बुराइयों के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उल्लेख करने की बातें हो रही हैं। इसी प्रकार स्वच्छ शरीर अपनी पूर्ण उत्पादकता का प्रयोग कर सकेगा। बीमारियों पर खर्च कम होगा। सोचने एवं समझने की उत्कृष्ट क्षमता का विकास होगा। स्वास्थ्य सेवाओं पर कम व्यय का उपयोग अन्य क्षेत्रों पर किया जा सकेगा। समग्र रूप से स्वच्छ आत्मा, शरीर एवं मस्तिष्क भारत के मानव विकास को ये आप देखते हैं कि समावेशी, संतुलित एवं सतत बनाएंगे। आज आवश्यकता है कि भारत के नागरिकों द्वारा स्वच्छता के इन आयामों को अपनाया जाए। यदि प्रत्येक नागरिक एक कदम उठाएगा तो संपूर्ण भारत, ये आप देखते हैं 125 करोड़ कदम बढ़ा पाएंगे। भारत 21वीं सदी का सितारा बनकर उभरेगा। अच्छा प्रयास है। अब देखिए, 125 नंबर में से इन्हें 40 नंबर दिए गए। एकरूपता बनाए रखने के लिए ज़्यादा छोटे पैराग्राफ लिखने से बचें। निबंध का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है तथा यह एकरूपता, क्रमबद्धता, शुद्धता इत्यादि में अपना मार्ग प्रशस्त करता है। बाकी आप लोग इसी टॉपिक पर मैं कहता हूं लिखिए, बताइए कि आखिर क्या सोचते हैं आप, समझ रहे हैं। और आप देखेंगे कि 250 नंबर में से कितने नंबर मिले इन्हें? 88 नंबर दिए गए हैं। और अच्छा क्या लिखा जा सकता था, इस पर आप लोग बात करिए, आप लोग बताइए नीचे। और मैं कह रहा हूं कि भैया प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करिए अच्छे से, ठीक है। धन्यवाद।